ओके, so बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एटीपी सेक्शन। और एटीपी सेक्शन के लिए सबसे इंफॉर्मेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, वो इंफॉर्मेशन मैं आपको पहले यहाँ बताता चलूं कि आपके पास जो गिवन डेटा बुकलेट होगी उसमें क्या क्या मौजूद होगा। गिवन डेटा इन द फॉर्म ऑफ बुकलेट आपके पास मौजूद होगी एट द एंड ऑफ द पेपर, राइट। सो यू नीड टू सी दिस। एंड ऑफ पेपर पे आपके पास ये लिखी हुई होगी और वो क्या क्या चीज होंगी आप उसको यूज कर सकते हो। वो ये चीजें होंगी आपके पास। सबसे पहले तो टेस्ट फॉर कैटाइंस उसमें मौजूद होंगे। टेस्ट फॉर कैटाइंस आपके पास मौजूद होंगे, तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज जो आपके पास गिवन होगी वो क्या होगी, टेस्ट फॉर एनाइंस भी आपके पास गिवन होंगे, तो वो भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट फॉर गैसेस भी आपके पास मौजूद होंगे वहां पर, तो आपको उसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, टेस्ट फ्लेम टेस्ट भी आपके पास मौजूद होगा, वो भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपके पास वहां गिवन होंगी, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है। कैटाइंस का मतलब ये हुआ कि आपके पास जिंक आयन, एल्युमिनियम आयन, कैल्शियम आयन, ये तीन आयन जो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं आपके पास, ये तीनों वहां मौजूद होंगे। उसके अलावा आपके पास कॉपर आयन जो ब्लू प्रेसिपिटेट्स बनाता है, आयरन 2+ आयन जो कि ग्रीन प्रेसिपिटेट्स बनाता है, क्रोमियम आयन जो कि ग्रीन प्रेसिपिटेट्स बनाता है, और आयरन 3+ आयन ये भी और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स बनाता है, ये गिवन होंगे। एक आपके पास मॉलिक्यूलर आयन गिवन होगा जो कि अमोनियम आयन है, जिससे अमोनिया गैस निकलती है, ये भी गिवन होगा। साथ साथ एनाइन में आपके पास क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जो कि सिल्वर नाइट्रेट से टेस्ट होते हैं, ये भी गिवन होगा। उसके अलावा आपके पास सल्फेट आइंस भी गिवन होंगे जो कि बैरियम से टेस्ट होते हैं। आपके पास कार्बोनेट आइन जो कि एसिड से टेस्ट होते हैं, और नाइट्रेट आइन जिसमें भी अमोनिया गैस निकलती है, ये भी गिवन होगा। एक नया एनाइन है जो कि आपको लाजमी पढ़ना है, वो है सल्फेट आइन, तो उसकी भी टेंशन नहीं है, वो भी सल्फाइड आइन, सॉरी, वो भी गिवन होगा आपके पास, ठीक है। इसी तरह सल्फेट आइन के अंदर जो टेस्ट करते हैं वो बैरियम आइन का टेस्ट भी कहला सकता है, तो ये भी ऑलरेडी वहां गिवन होगा, तो उसको देख सकते हो आप। बैरियम आइन डालते हैं, बैरियम क्लोराइड या बैरियम नाइट्रेट, तो सल्फेट का टेस्ट होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट से। लेकिन अगर वो कहे कि भाई बैरियम का टेस्ट करो, तो भाई सल्फेट आइन डालकर भी व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन सकते हैं। गैसेस में आपके पास क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस पॉपअप साउंड वाला, ये ऑक्सीजन गैस फ्री लाइट वाला, अमोनिया गैस रेड लिटमस पेपर वाला, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर वाला, ये सारी गैसेस आपके पास टेस्ट हो सकती हैं, और वो गिवन होंगी। सल्फर डाइऑक्साइड का टेस्ट भी जो कि आपके पास गिवन होगा, पोटेशियम मैग्नेट को कॉपर टू कलरलेस करता है, क्लोरीन जो है आपके पास ब्लीच करता है लिटमस पेपर को, गिवन होगा। फ्लेम टेस्ट के अंदर आपके पास मेटल आइंस के 6 मेटल आइंस हैं जिनके टेस्ट और कलर आपके पास मौजूद होंगे। लाइक कॉपर का ब्लूइश ग्रीन होता है, वो गिवन होगा। आपके पास पोटेशियम का लाइलैक कलर होता है, वो गिवन होगा। इस तरह के जितने भी आपके पास हैं, जैसे बैरियम और ग्रीन होता है, वो गिवन होगा। तो ये सारी चीजें भी उसमें गिवन होंगी, इसको याद करने की जरूरत हरगिज नहीं है, ठीक है। ये बात हो गई। इसके ऊपर अपना याद करने पर वक्त जाया मत कीजिएगा बिल्कुल भी। आपने इलेक्ट्रोलिसिस देख लेनी है एक बार। इलेक्ट्रोलिसिस आपके पास काम आ सकती है, इसको आपने लाजमी देखना है। उसके अलावा आपने फर्मेंटेशन, आपने ऑर्गेनिक में क्या देखना है, फर्मेंटेशन देखनी है और ऑक्सीडेशन देखनी है कि फर्मेंटेशन से अल्कोहल कैसे बनता है और ऑक्सीडेशन से आप कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, ये देखना जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं जो कि आपने देखना है, वो है आपके पास क्रोमेटोग्राफी, जिसकी आपको आइडिया होना चाहिए। क्रोमेटोग्राफी लाजमी आपने देखना है, ठीक है। उसके अलावा आपने डिस्टिलेशन देखनी है। ये वो शॉर्ट टॉपिक्स हैं जो कि आपने देखने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होंगे आपके पास, जो कि सबसे ज्यादा आपने देखने हैं, वो क्या है, आपने टाइट्रेशन देखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट। आपने सॉल्ट्स देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट। उसके अलावा आपने क्या देखना है, रेट ऑफ रिएक्शन के रिएक्शंस देखने, ये वाले आपने स्टडी पढ़ना है। इसमें ज्यादातर ग्राफ से रिलेटेड सवाल आता है, इसमें ज्यादातर आपके पास कैलकुलेशन बेस्ड सवाल आता है, और सॉल्ट्स के अंदर आपके पास प्लानिंग का क्वेश्चन भी आ सकता है, और आपके पास वो लिखने के लिए भी आ सकता है कि आप किस तरह प्लान करेंगे, या किस तरह आप प्योरीफाई करेंगे, या किस तरह आप उसको क्रिस्टलाइज करेंगे। ये सारी चीजें आपके पास एटीपी में आ सकती हैं, जिसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना है। इन सबसे हटकर आपके पास एक बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, लाजमी 3 से 4 नंबर के पूछता है, वो है इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, पिपेट कैसी दिखती है, ब्यूरेट कैसे दिखती है, फ्लास्क कैसे दिखते हैं, ये सारी चीजें पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास प्लान है एक हफ्ते का कि आपने इन सारी चीजों को करके जाना है। अगर आप ये सारी चीजें करके जाते हैं तो इंशाल्लाह आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। ऑलराइट एवरीवन ऑफ यू? Yes, sir.
चलें, तो अभी हम चल रहे हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपके पास टॉपिक नंबर 1। और टॉपिक नंबर 1 जो मैं आपके पास आज कराने लगा हूं वो कौन सा कराने लगा हूं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटाइंस और एनाइंस का टॉपिक। ये जो टॉपिक है ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटाइंस और एनाइंस। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम करेंगे वो है प्लानिंग क्वेश्चन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइंस, या इसको आप गैसेस भी कह सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइंस और गैसेस का सवाल आपको इसके अंदर मिल सकता है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं हम एक क्वेश्चन से। ठीक है ना, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आपके पास किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है जो एक्सपेक्टेड है। जो क्वेश्चन आपके पास एक्सपेक्टेड है, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन आ सकता है, ये एक्सपेक्टेड है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन वी हैव। इसको जरा हम क्रॉप कर लेते हैं ताकि ये आपके पास आ जाए शॉर्ट फॉर्म में और हम इसको क्या कर सकें, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखा सकें आपको। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। चलो इस बच्चों स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके पास आ सकता है, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जब आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन गिवन है, आपके डेटा में गिवन है आपको सारी चीजें, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का सवाल आपके पास पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको सारी चीजें गिवन है ऑलरेडी। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देख लेते हैं सवाल को किस तरह सॉल्व होगा। सॉल्व सर रहेगा एक क्वेश्चन आपके है। पास ये। जी बेटे। सर जैसे अगर हमें कोई कैटायन दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट एल्यूमिनियम 3+ वाला दिया हुआ है और वो कहता है कि उसने नाइट्रिक एसिड डाल दिया उस पर और सिल्वर नाइट्रेट डाल दिए, तो सर उस पर फिर क्या होगा? उसमें नो चेंज लिखेंगे हम? बिल्कुल, अगर आप जो है नो चेंज लिखना चाहें तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर लिखें। आप ये ना सोचें कि नो चेंज कोई आंसर ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके ऊपर वो टेस्ट एप्लीकेबल नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तो आप बोलें नो रिएक्शन या नो चेंज, या देयर वुड बी नो विजिबल चेंज। जो आपको दिल चाहे आप लिख सकते हैं। अगर आपको इस बात का कंफर्मेशन है, जैसे सपोज सल्फेट का आयन है, आपको उसने बता दिया कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट है, और आप इसके अंदर वो आपसे डलवा रहा है कि आप डालें भाई इसके अंदर नाइट्रिक एसिड और फिर सिल्वर नाइट्रेट, तो आपको पता है भाई सल्फेट का आयन होता ही हमेशा बैरियम के सॉल्ट से टेस्ट है, तो आपको पता है इस बात का। नाइट्रेट वाले, सिल्वर नाइट्रेट वाले जो है वो हैलाइड आयंस के लिए होते हैं, तो कंफर्म है ये बात हमें। तो बेफिक्र होकर आप वहां लिखें नो रिएक्शन और नो विजिबल चेंज। ठीक है, दिस इज द ओके पार्ट ऑफ सर। योर सिलेबस। चलें, सॉल्यूशन जी आपको बता रहा है कि आपके पास एक सॉल्यूशन जी है और एक सॉलिड एच है। दो अलग अलग चीजें हैं, एक सॉल्यूशन जी है और एक सॉल्यूशन और सॉलिड एच है। ठीक है, तो वो इन दोनों को एनालाइज कर रहा है। पहले टेस्ट किसके करवा रहा है हमसे? सॉल्यूशन जी के करवा रहा है। तो ये अभी जो भी हम काम करेंगे वो सॉल्यूशन जी पे हम करने वाले हैं। चले देखें, वो हमसे क्या कहता है? वो हमसे कहता है कि सॉल्यूशन जी वाज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पोर्शन। 3 इक्वल पोर्शन में, ये बात आपको आनी चाहिए समझ में कि हम 3 इक्वल पोर्शन में क्यों डिवाइड करते हैं। 3 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करने का रीजन ये होता है कि आपके पास कोई भी सॉल्यूशन होगा उसके अंदर एक कैटाइन हो सकता है, एक एनाइन हो सकता है। सिंपल तो यही है, बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि भाई अगर एक सॉल्ट है, अगर एक सॉल्ट का सॉल्यूशन है तो उसके अंदर एक कैटाइन होगा, एक एनाइन होगा। सिंपल इज दिस। 3 पोर्शन में उस सॉल्ट सॉल्यूशन को डिवाइड करने का रीजन ये होता है कि भाई कैटाइन का टेस्ट हमेशा 2 रिएजेंट से होता है, एक NaOH और एक NH3। तो NaOH वाला टेस्ट अलग टेस्ट ट्यूब में करेंगे, NH3 वाला टेस्ट अलग टेस्ट ट्यूब में करेंगे, और एनाइन का टेस्ट अलग टेस्ट ट्यूब में करेंगे। तो 3 टेस्ट होते हैं हर सॉल्यूशन के ऊपर, उसके अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसमें कितने कैटाइन और कितने, या उसमें कौन सा कैटाइन और कौन सा एनाइन है। तो उसके लिए बेसिक जर्नली 3 टेस्ट होते हैं। तो अगर वो आपसे कहता भी है कि आप एक प्लान करें, एक्सपेरिमेंट प्लान करें जिसके अंदर आप ये 3 आइन आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आप उसमें कहें कि भाई उसके अंदर हम सॉल्यूशन को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो ये प्लानिंग का पार्ट है, ये आपके एक्सपेरिमेंट की फ्रेमिंग का पार्ट है। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस कि हर बार सॉल्यूशन की चेकिंग जो होगी वो इस तरह होगी कि उसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो टेस्ट फॉर द फर्स्ट हिस्सा, आप देखें पहले हिस्से का टेस्ट किस तरह किया जाता है। आप उसके अंदर क्या डालते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं हमेशा। पहले कैसे डालते हैं? ड्रॉप वाइज। उसके बाद क्या करते हैं? एक्सेस। पहले थोड़ा थोड़ा डालते हैं, फिर भरकर डालते हैं। तो इन दोनों में अलग अलग ऑब्जर्वेशन आती है। जो आप ड्रॉप वाइज डालते हो उसमें प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, और जो आप एक्सेस डालते हो उसके अंदर सॉल्युबिलिटी का पता चलता है। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। तो आप देखें उसने कहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज डाला, फिर एक्सेस कर दिया, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बने जो कि नॉट डिसॉल्व हुए किसके अंदर? एक्सेस के अंदर। तो वैसे जर्नली आपने पिछले पेपर के अंदर इसको डेफिनेटली याद किया होगा। तो हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं या तो कैल्शियम के, या तो एल्युमिनियम के, या तो जिंक के। और वाहिद आपके पास कैल्शियम आयन ऐसा है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल होता है। दिस इज
इनसॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीचे वाले दोनों सॉल्युबल है, ये कैसा है, इनसॉल्युबल है। तो यहाँ ये कंफर्म हो गया कि आपके पास यहाँ कैल्शियम आयन है। अगर आपको ये बात याद है तो परफेक्ट, नहीं याद है तो पीछे लिखी हुई है, पीछे इंफॉर्मेशन दी हुई है। और अगर याद भी है उसके बाद भी टाइम बहुत होगा आपके पास 1 घंटा, तो आप एक बार पीछे से लाजमी देख लीजिएगा कि यार आपने सही लिखा है या नहीं। तो अपना कंफर्मेशन लाजमी कर लीजिएगा पीछे से, ऐसा ना हो कि जज्बाती होकर वही लिख दिया जो कंफर्म हो गया। कभी कभार इंसान बाय मिस्टेक भी चीजें गलत लिख देता है, तो उसको भी आपने ध्यान में रखना है कि मिस्टेक हो सकती है, हम इंसान है, फरिश्ते नहीं है, बल्कि इवन फरिश्तों से भी मिस्टेक हो सकती है। तो आपने याद रखना है कि आप पीछे से एक बार देख लेना है इसको, क्योंकि फ्री के नंबर मिल रहे हैं भाई पीछे से, तो देख लो एक बार क्या जा रहा है। ठीक है, सेकेंडली आपके पास सेकंड टेस्ट में उसने क्या किया, सेकंड टेस्ट में उसने ये किया कि आपके पास उसने डाला क्या, उसके ने आपके पास डाला 1 सेंटीमीटर, अब ये आपकी मर्जी आप एक डालें जितना भी डालें, उसने 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या डाला, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एसिडिफाई करने के लिए, और उसको आपने क्या डाला, उसने सिल्वर नाइट्रेट डाला। क्या डाला उसने, सिल्वर नाइट्रेट। तो भाई सिल्वर नाइट्रेट जो होता है AgNO3 जो होता है, ये यूज किया जाता है किसके लिए, क्लोराइड के लिए, ब्रोमाइड के लिए और आयोडाइड के लिए। हैलाइड आयंस का टेस्ट होता है इससे। ठीक है, तो आपने याद रखना है क्लोराइड के होते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, ब्रोमाइड के होते हैं ग्रीन, आयोडाइड के होते हैं येलो प्रेसिपिटेट्स, पीछे लिखा हुआ होता है। सो इट्स कंफर्म नाउ, यहाँ पर आपके पास आयोडाइड के आयंस भी कंफर्म हो गए। इज दैट राइट बच्चों? यस सर, यस सर। उसके बाद टेस्ट 3 के अंदर वो क्या कहता है, टेस्ट 3 के अंदर वो कहता है कि आपने जो है 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है एक्वस हाइड्रोजन पेरोक्साइड ली। ठीक है, उसको आपने जो है थर्ड पोर्शन उसका जो है आपने सॉल्यूशन जी के अंदर फला ऐड किया। उसके बाद वो गैस जो है प्रोड्यूस हुई जिसको हमने टेस्ट किया। वो गैस क्या थी, वो गैस जो है रीलाइट कर रही थी ग्लोइंग स्प्लेंड को। तो ये कौन सी गैस होती है जो रीलाइट करती है ग्लोइंग स्प्लेंड को बच्चों? ऑक्सीजन। आमतौर पे ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये इक्वेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है एटीपी में। तो मैं आपको लिख के भी दिखा दूं, ये इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है कि आपके पास जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है वो इस तरह से ब्रेक डाउन होकर वाटर मॉलिक्यूल और क्या बनाती है, ऑक्सीजन बनाती है। और मैग्नीज ऑक्साइड इसके अंदर हम एज अ कैटालिस्ट यूज करते हैं, जो कि ब्लैक कलर का होता है और इस रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट करता है। ठीक है ना, तो ये जर्नल बात आपको बता रहा हूँ, अगर आपके काम आ सकती है एटीपी में तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। तो भाई बच्चों सवाल क्या है, सवाल पूछ रहा है आइडेंटिफाई द गैस प्रोड्यूस इन टेस्ट 3। कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन। एक नंबर नहीं याद है, पीछे से लिख सकते हैं, गैस के टेस्ट मौजूद हैं पीछे से, वहां से कंफर्म भी कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ यूज द रिजल्ट ऑफ टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन जी। तो आप बोलेंगे इन टेस्ट 1 कैल्शियम आयंस आर प्रेजेंट, इन टेस्ट 2 आपके पास आयोडाइड आयंस आर प्रेजेंट। तो आपके पास कौन सा सॉल्यूशन हुआ भाई, कैल्शियम 2+ होता है, 1-। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम आयोडाइड। क्लियर हो गया बच्चों, सिंपल है। यस सर। इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, इसका सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है ये पार्ट देखें। अब उसने हमें बताया कि आपके पास क्या क्या मौजूद है। आपके पास मौजूद था एक सॉल्यूशन जी जिसको हमने चेक कर लिया। अब हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास मौजूद है सॉलिड एच। अब इस सॉलिड एच को भी हमें चेक करना है भाई, तो सॉलिड एच को चेक कर लेते हैं भाई। सॉलिड एच क्या कह रहा है, द सॉलिड एच वाज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। बता दिया उसने हमें क्या है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, उसने हमें ऑलरेडी बता दिया। तो बचा ही क्या भाई, सब कुछ तो उसने बता दिया हमें। तो बताइए हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है बच्चों, जल्दी से। ब्लू। You need to keep remember these are blue crystals, right? यस Very good. और अनहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कैसा होता है बच्चों? कलरलेस व्हाइट पाउडर, दिस इज व्हाइट पाउडर। या शाबाश, आप लोगों को याद है पिछले टेस्ट हमने ये प्रेजेंस ऑफ वाटर का टेस्ट किया था और ये पिछले पेपर में आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की है, दैट्स वेरी गुड बच्चों। व्हाइट पाउडर। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कंप्लीट करो। हमेशा सवाल इसी तरीके का आता है, एक सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है, या एक सॉलिड दे देता है गिवन कर देता है, या एक सॉल्यूशन दे देगा और सॉलिड आइडेंटिफाई करने के लिए बोल देगा। तो पीछे हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, अब हमें दे दिया, अब इससे हमें आइडेंटिफाई करनी है ऑब्जर्वेशंस। About half of solution H was placed in a boiling tube and heated using Bunsen burner। तो अगर आप हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हीट करोगे तो उसमें से क्या होगा बच्चों, ये जो वाटर ब्लू कलर फेड्स।
यस, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या हो जाएगा बच्चों? एवापोरेट हो जाएगा। सो यू कैन से दैट ब्लू कलर फेड्स। क्या लिख सकते हैं आप? ब्लू कलर फेड्स। अच्छा, आपने याद रखना है ब्लू कलर फेड्स या व्हाइट पाउडर फॉर्म, ये दोनों ही सेम बातें हैं, ऐसी ये अलग अलग बातें नहीं, दोनों ही सेम बातें हैं। तो दूसरा नंबर क्या ऑब्जर्वेशन लिखने का मिलेगा भाई? दूसरा नंबर आपको मिलेगा इसको लिखने का। देखिए आप, फॉर सपोज आपके पास ये क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है, इसको आप नीचे से क्या कर रहे हो, नीचे से आप इसको फॉर सपोज क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो बच्चों। तो यहाँ जो सॉल्यूशन होगा, इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एलिमिनेट होंगे। यस सर। जब ये एलिमिनेट होंगे तो बच्चों यहाँ पर कहीं पर ये वाटर ड्रॉपलेट्स आपको नजर आएंगे। जी सर। तो आप क्या लिखोगे? सेकंड ऑब्जर्वेशन, आप सेकंड ऑब्जर्वेशन बोलोगे वेपर्स at the mouth of test beaker. Vapors at the mouth of test tube. All right बच्चों, तो दो Yes, नंबर sir. के लिए दो ऑब्जर्वेशन Yes. यहाँ लिख दी। अब वो कह रहा है फ्लेम टेस्ट was carried out on solid H। भाई Orange, solid H क्या red. चीज है? नो 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 नो, Calcium, solid H Blue, क्या चीज green. है आपके पास? कॉपर। Greenish copper, blue. blue flame. फ्लेम टेस्ट हमेशा हमेशा फ्लेम टेस्ट हमेशा हमेशा मेटल आइंस के लिए होता है। तो 6 मेटल आइंस आपके डेटा बुकलेट में पीछे गिवन होंगे, उसमें से आप कॉपर का कलर देख के बताओगे क्या होगा ये बच्चों? Blue, ब्लूइश green. ग्रीन फ्लेम। कैसा होगा बच्चों ये? ब्लूइश ग्रीन या ब्लू ग्रीन फ्लेम होगा। ऑलराइट बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट में आपसे वो कह रहा है रिमेनिंग सॉलिड H was placed in the boiling tube, about 10 centimeter cube of distilled water was added to the boiling tube with shaken dissolve H and form solution H। उसने सॉलिड H को डिसॉल्व करके सॉल्यूशन H बना लिया। सॉल्यूशन H was divided into two approximately equal portion of in two test tubes। Aqueous ammonia was added dropwise and then in excess in the first portion solution H। ऑब्जर्वेशन बतानी है बच्चों, क्या डाला है आपके पास? एक्वस अमोनिया, पहले ड्रॉप वाइज फिर एक्सेस। इसका मतलब ये किसका टेस्ट हुआ? ये कैटाइन का टेस्ट हुआ। कैटाइन का टेस्ट के अंदर आपके पास कौन सा आइन है? इसके अंदर कॉपर आइन। तो जरा बताइए क्या ऑब्जर्वेशन होगी? पहले क्या आएंगे? लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट्स। एक नंबर मिल गया, एक नंबर मिल गया। देन क्या लिखोगे? सॉल्युबल इन एक्सेस। दूसरा Dark नंबर blue मिल गया solution. टू गिव डार्क ब्लू deep blue solution। तीसरा नंबर मिल गया। All right, every one of you. Yes, sir. Right, sir. Then the last one is saying approximately 1 centimeter cube of dilute nitric acid as followed by the few drops of barium nitrates were added to the second portion of solution H। So you can see this anion का टेस्ट है ये, और anion हमारे पास मौजूद है कौन सा बच्चों? सल्फेट। तो सल्फेट anion मौजूद है और इसके अंदर आप क्या डाल रहे हो? बैरियम नाइट्रेट which is a required variable। यहाँ पर वही डाल रहे हैं आप। तो आप बताएं क्या बनेगा आपके पास बच्चों? Sir, white White precipitate. ये white किस चीज के होंगे बच्चों? Barium sulfate. बैरियम सल्फेट। तो अगर आपसे आयोनिक इक्वेशन बोले तो आप बता सकते हो कि बैरियम आयंस हमने डाले हैं एक्वस फॉर्म में, ठीक है ना? ऑलरेडी सल्फेट आयन उसमें एक्वस फॉर्म में थे, इस वजह से बैरियम सल्फेट बन गया। राइट? Yes, sir. इसी तरह से आप यहाँ पर भी लिख सकते थे कि आपके पास ये जो येलो प्रेसिपिटेट्स बने इस वजह से बने, सिल्वर आयंस आपने डाले हैं एक्वस, आयोडाइड आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट थे एक्वस, और आपके पास किसके बने होंगे? सिल्वर आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट्स बने होंगे। राइट? Right, sir. क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को? एनी प्रॉब्लम टू एनी वन ऑफ यू? No, sir. No, sir. एक और सवाल करें इसका ताकि परेशानी बिल्कुल ही खत्म कर दें। अब ये सवाल के जवाब देंगे बच्चों आप लोग, सही है? चलो ये सवाल आ गया हमारे पास आपके सामने, इस सवाल के जवाब देने आप लोगों ने, सही है? चलो सॉल्व करते हैं। आपके पास यहाँ लिखा हुआ है आपके पास एक सॉल्यूशन जी है, जो कि आपके पास जो है एक सॉल्यूशन जी है बच्चों, और एक आपके पास क्या है? एक सॉलिड एच है, ठीक है ना? ये दोनों एनालाइज किए गए हैं और ये वही तो सवाल नहीं आ गया, सेम क्वेश्चन डाल दिया मैंने। दूसरा सवाल डालना है हमें। चलो ये डालना है हमें भाई, ये करना है। सॉरी मैंने आपको गलत क्वेश्चन दे दिया।
ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ सॉलिड सॉल्यूशन ए एंड सॉलिड बी वर एनालाइज। सॉल्यूशन ए, अब उसने हमें बता दिया, देखो सॉल्यूशन ए के बारे में उसने हमें बता दिया क्या चीज है, कॉपर 2 ब्रोमाइड, ठीक है। अब उस पर टेस्ट कर रहा है वो, पहले हम सॉल्यूशन ए के टेस्ट कर रहे हैं। क्या कह रहा है, सॉल्यूशन ए वाज डिवाइडेड इन 3 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल पोर्शन इन द टेस्ट ट्यूब टू द एंड ऑफ द पीस ऑफ द वायर। आपको क्या कह रहा है वो, एक एंड जो है पीस ऑफ वायर का उसने अब क्या किया है, डिप किया है फर्स्ट पोर्शन में सॉल्यूशन ए में, और फिर उस वायर को हमने कर दिया है कहाँ, बंसन बर्नर के सामने रख दिया है। तो जब बंसन बर्नर के सामने आप सॉल्यूशन को लगाओगे तो कौन सा फ्लेम कलर आएगा? सर ब्लू ग्रीन। Greenish blue. ब्लू ग्रीन क्यों आएगा बच्चों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पर कॉपर आयंस मौजूद हैं, राइट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड बच्चों, शाबाश। नेक्स्ट वो कह रहा है टू द सेकंड पोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन aqueous ammonia was added dropwise until it excess। तो क्या होगा भाई, आपके पास aqueous ammonia ऐड कर रहे हो, until excess कर रहे हो, क्या होगा? अभी बताया मैंने, कौन सा आयन मौजूद है इसमें, कॉपर आयन। तो क्या होगा आपके पास, Copper ion, light blue precipitate. लाइट ब्लू light blue प्रेसिपिटेट्स precipitate. dissolve in excess to give Dark dark blue. blue coloration। तो ये 3 नंबर आपको इस तरह मिलेंगे इन तीनों बातों के, ठीक है भाई। उसके बाद टू द थर्ड पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन ए अबाउट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट किसके लिए होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के लिए। तो आपके पास कौन सा आयन मौजूद है, ब्रोमाइड। तो कौन सा प्रेसिपिटेट्स आएगा बच्चों? सर क्रीम पीपीटी। क्रीम प्रेसिपिटेट्स। और इसका रीजन क्या होगा, सिल्वर आयन जो होते हैं एक्वस फॉर्म में, ब्रोमाइड आयन एक्वस के साथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और उसके बाद आपके पास क्या बना लेते हैं, आपके पास बना लेते हैं वो सिल्वर ब्रोमाइड, जिसके प्रेसिपिटेट्स का कलर क्या होता है बच्चों, क्रीम होता है, राइट एवरीवन? Right, sir. आसान है, Yes. परेशानी? No, sir. चलें आगे चलते हैं फिर। ये हो गया नेक्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का हम कर लेते हैं जल्दी से ताकि फिर हम इससे आजाद हो जाएं। और मेरे ख्याल से ये होना चाहिए इसका नेक्स्ट पार्ट, नहीं ये आ गया आपके पास नेक्स्ट पार्ट। बच्चों जल्दी जल्दी आपने मुझे इसका आंसर देना है। क्या कह रहा है वो आपसे कह रहा है आपके पास सॉलिड बी जो है उसको एनालाइज करने जा रहे हैं आप। सॉलिड बी को एनालाइज करने के लिए आपने उसको जो है ऐड किया 15 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के अंदर, और फिर a bung was placed in the boiling tube and it was shaken to dissolve solid B to form solution B. Solution B was divided into 3 approximate equal portion. The first portion का टेस्ट क्या है, solution B was tested using universal indicator and the universal indicator shows टर्न्स लिटमस पेपर क्या कर दिया उसने, टर्न्स कर दिया लिटमस पेपर को बच्चों ब्लू कर दिया। क्या कर दिया उसने, ब्लू। इसका मतलब कैसा होगा आपके पास सॉल्यूशन, अल्कलाइन है। तो अल्कलाइन किस वजह से होता है भाई, अल्कलाइन आपके पास या तो कार्बोनेट की वजह से हो सकता है, ठीक है ना, या तो अल्कलाइन आपके पास किसकी वजह से हो सकता है, हाइड्रोक्साइड की वजह से हो सकता है, ठीक है ना। ये 2 सिचुएशन हो सकती हैं जिसकी वजह से कोई भी सॉल्यूशन आपके पास अल्कलाइन हो सकता है, ठीक है। अब देखें सेकंड पार्ट में कह रहा है टू द सेकंड पोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन बी एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज एडेड ड्रॉपवाइज अंटिल इन एक्सेस व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बने और वो रहे, रिमेन व्हेन एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एडेड। इसका मतलब कौन सा आयन हुआ आपके पास बच्चों, कैल्शियम। तो वो कह रहा है टू द थर्ड पोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन बी एक्वस अमोनिया वाज एडेड ड्रॉपवाइज एंड देन इन एक्सेस। एक्वस अमोनिया जब आपने डाला है तो वहां पर एक्वस अमोनिया डालने की वजह से द सॉल्यूशन रिमेन कलरलेस, सॉल्यूशन को कुछ भी नहीं हुआ, कलरलेस ही रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास हाइड्रोक्साइड मौजूद नहीं है। अगर हाइड्रोक्साइड होता तो अमोनिया डालने से कुछ रिएक्शन होना बनता है, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड वहां पर होता है। शायद ये बात दुरुस्त है या नहीं, ये बात कुछ हद तक मेरे ख्याल से नहीं। हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कोई रिएक्शन आपस में नहीं है। हाँ अगर ये होता आपके पास सपोज कोई और अमोनियम का सॉल्ट इसके अंदर हम डालते और फिर कोई रिएक्शन ना होता तो हम कह सकते थे कि इसके अंदर हाइड्रोक्साइड नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ अभी नहीं हो रहा। तो इट्स माय बैड कि मैंने जिस बात की ये बात कर दी है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट बात मैंने नहीं की। अमोनियम का कोई और सॉल्ट डालते और उसके बाद अगर कोई रिएक्शन नहीं होता तो आप कह सकते थे कि हाँ यार यहाँ से अमोनिया गैस नहीं निकली, इसका मतलब हाइड्रोक्साइड और अमोनियम का रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, उलट सॉल्यूशन रिमेन कलरलेस। तो व्हाट अबाउट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन बी बच्चों, इट वुड बी अल्कलाइन ना, व्हाट इज द पीएच, Above 7. above 7 Eleven. it should
11 समवेयर, राइट। ये एक बीच का ऑर्डर है, आप कह सकते हैं 11 बहुत एसिडिक, जो बहुत ज्यादा बेसिक भी नहीं है और बहुत ज्यादा लीस्ट बेसिक भी नहीं, सही है। सर अगर हम सर अगर हम 14 कर दें तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ आपके पास कैल्शियम आइंस कंफर्म हुए हैं। कैल्शियम आइंस का मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आपके पास स्लाइटली सा वीक एल्कली होता है। और जो है अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है तो आप इसमें 14 या 13 लिख के समझ में आता है, सही है। वी नो दैट ऑल द हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम। जो ज्यादा सॉल्युबल होगा उसकी पीएच ज्यादा होगी। ठीक है सर, ओके। क्या होगा सॉलिड बी बच्चों? कैल्शियम आयन तो कंफर्म हो गया। दूसरी चीज क्या होगी इसके अंदर? दूसरी हाइड्रोक्साइड। चीज इसके अंदर हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, इसके अंदर कार्बोनेट भी हो सकता है, ये भी यहाँ कंफर्म नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास के सॉल्यूशन रिमेन कलरलेस, सॉल्यूशन रिमेन कलरलेस का मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट तो इनसॉल्युबल होता है। So I am just writing it कैल्शियम हाइड्रोक्साइड over here. All right बच्चों, राइट सर। Right. any Okay. problem to any of you? All clear? क्लियर सर। Yes. चलें, अब ये हो गया हमारे पास। देखें कैटाइन और एनाइन का सवाल मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का आएगा इस बार, तो मैंने आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है, क्योंकि सारी चीजें पीछे गिवन होंगी, वहां से हम देखकर इसको कर सकते हैं इजीली। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड टॉपिक की, जो कि मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ये इस बार पेपर में 6 मार्क्स के लिए आपको मिलेगा ही मिलेगा, लाजमी मिलेगा। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि नहीं आएगा या आ सकता है या इस तरह का कुछ। ये प्लानिंग वाला क्वेश्चन 6 मार्क के लिए आपके एग्जाम का पार्ट होगा। प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट 6 मार्क का एग्जाम में आएगा ही आएगा। ऑलराइट बच्चों, यस सर। Yes, sir. यस सर। चलें तो इसको जरा देख लेते हैं, एक नजर हम इसको भी देख लेते हैं, एक नजर इस पे भी नजर करम डाल दी जाए। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है जिसको एग्जाम्पल के तौर पर मैं यूज कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे एक कोई चीज सामने आ जाती है तो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक ये क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है भाई, ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन, राइट, ये आ गया आपके पास क्वेश्चन। देखिए जरा क्वेश्चन में वो आपसे क्या कह रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर मैं देखूं तो आप भी इसको इजीली सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या कह रहा है आपसे? द मिनरल इप्सोमाइट। अब देखिए नाम कुछ भी लिखा हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, तो उसमें आपको सब कुछ बता देना है। इप्सोमाइट में कंटेन करता है क्या? हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट। व्हेन इप्सोमाइट इज हीटेड स्ट्रांगली it loses water, eventually become anhydrous magnesium sulfate। मैग्नीशियम सल्फेट आमतौर पे किस तरह का होता है? मुझे जो याद है, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं 7। तो जब आप इसको हीट करोगे तो क्या रह जाएगा आपके पास? मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ में 7 पानी के मॉलिक्यूल्स वो रिमूव कर देगा। तो डेफिनेटली जब पानी के मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे तो आपके पास पानी के मॉलिक्यूल्स का मास भी डिक्रीज होगा। ऐसी है बच्चों? जी Yes, सर। sir. जब आपके पास जब क्या खत्म होंगे, जब आपके पास फॉर सपोज पानी के मॉलिक्यूल्स हटेंगे तो डेफिनेटली आपके पास जो है क्या होगा? आपके पास उनका मास भी कम होगा। जब उनका मास कम होगा आपके पास, तो वो ही मेरे ख्याल से वो इसमें कह रहा होगा आपसे मेजर करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए। तो क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं भाई। वो आपसे कह रहा है प्लान एंड इन्वेस्टिगेट टू फाइंड द परसेंटेज बाय मास ऑफ वाटर इन अ सैंपल ऑफ इप्सोमाइट। your plan should include how you would calculate percentage by mass of water in epsomite. You have access to common laboratory apparatus। जी जरा बताइए मुझे, कोई बच्चा बता सकता है कि परसेंटेज किस तरह निकाली जाती है? हम टोटल में से डिवाइड टोटल से डिवाइड कराते हैं किसको? सर जो गिवन होता है उसके मास को, जो रिक्वायर्ड होता है उसको फिर करते हैं, जैसे वाटर का। तो क्या आप मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दे सकती हैं इसकी? क्या आप क्या सोचेंगी इसके बारे में? मतलब आप किस तरह से एक्सपेरिमेंट को रेमा आप एडजस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं? शुरू के 2 पॉइंट बताने हैं आपने, खाली पूरा नहीं बताना है आपने, शुरू के 2 पॉइंट बता रहे हैं। शुरू में सबसे पहले आप क्या समझते हैं कि ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे ये करनी चाहिए? तो सबसे पहले तो हम ये मेक श्योर करेंगे कि वाटर पूरा इवेपोरेट ना हो जाए, उसको हम किसी कंटेनर के अंदर मतलब सस्टेन कर लें, ताकि फिर हम उसका मास कैलकुलेट कर सकें। ओके, आप कहती हैं कि आप वाटर जो रिमूव हो रहा है उसका मास कैलकुलेट करना चाहती हैं? जी सर। आप ये मुझे एक बात बताएं बेटे
कि अगर आप वाटर जो रिमूव हो रहा है उसके मास की बात करती हैं तो इट वॉन्ट बी, यू कैन से दैट कि डिफिकल्ट नहीं होगा यार वेपर्स का मास किस तरह कैलकुलेट जी करेंगे। सर हम ये कर सकते हैं कि हम पहले हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर एनहाइड्रेट का कैलकुलेट करके उन दोनों को वो कर सकते हैं आपस में, उसको यूज करके हम निकाल सकते राइट, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, ये जो आपके पास थर्मल डिकम्पोजिशन वाला रिएक्शन होता है, इसके अंदर सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि आपको वेट करना है। क्या करना है आपको? वेट करना है। तो मैं ये कहूंगा कि यार अगर मेरे पास हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट है तो सबसे पहले मैं उसका वेट करना पसंद करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो वेट आ जाएगा, मास आ जाएगा, आपके पास मास आ जाएगा तो मोल्स निकालना आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा मेरे पास क्या चीज है, वो कह रहा प्लान एंड इन्वेस्टिगेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ वाटर सैंपल ऑफ इप्सोमाइट, सो आई कैन डू दिस वेट। अब आपकी मर्जी है, आप इसके अंदर कोई सा भी मास लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर ना मैं क्या बोलूंगा, वेट 5 grams of sample एप्सोमाइट, ठीक है ना, मैं उसका नाम भी लिख देता हूँ, सैंपल एप्सोमाइट 5 ग्राम, उसको मैंने क्या कर दिया, वेट कर दिया। वेट 5 ग्राम 10 ग्राम मर्जी है आपकी, आप कितना भी वेट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मेंशन जरूर करें अपना जो वॉल्यूम हो, जो कॉन्सेंट्रेशन हो, जो मास हो, उसको कोशिश करें कि मेंशन करें ताकि आपका आंसर ऑब्वियस होना शुरू हो जाए, ठीक है भाई, ठीक है भाई। यस सर। और आप याद रखें, जब कभी भी आप किसी भी सब्सटेंस को स्ट्रांगली हीट करते हो, जब कभी भी आप किसी भी सैंपल को स्ट्रांगली हीट करते हो, आप उसके अंदर क्या यूज करते हो, क्रूसिबल यूज करते हो। क्या यूज करते हो आप उसके अंदर? क्रूसिबल यूज करते हो, ताकि आप जो है उसको क्या कर सकें, आप कह सकते हैं कि उसको आप जो है इजीली यूज कर सकते हैं, क्योंकि हीटिंग स्ट्रांगली करोगे तो वो खराब नहीं होगा, टूटेगा, ठीक है भाई। तो उसके लिए आपको क्रूसिबल का भी वेट करना होगा। पहले आप क्या करेंगे यूट्यूब? जी बेटे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेट, आप सबसे पहले कैसा करेंगे, वेट द क्रूसिबल। आप किसका वेट कर लें? सबसे पहले आप क्रूसिबल का वेट कर लें, ठीक है। और देन वेट 5 ग्राम सैंपल ऑफ एप्सोमाइट इन द क्रूसिबल, फिर आप उसके अंदर क्रूसिबल के अंदर इसका भी आप वेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद क्या होगा, आपके पास जो भी वेट आएगा वो आपको आइडिया हो जाएगा। फॉर सपोज मेरे पास था क्रूसिबल का वेट, मेरे पास आया x ग्राम, ठीक है ना, क्या आया मेरे पास, x ग्राम आया, तो मेरे पास जो टोटल वेट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, यहाँ पर x प्लस 5 ग्राम्स आना चाहिए। तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार मैंने 5 ग्राम ही वेट किया है, राइट बच्चों। राइट। अब आप क्या बोलेंगे, आप उसके बाद बोलेंगे अब हमें क्योंकि ब्रेक डाउन करना है तो हम क्या करेंगे, हीट द क्रूसिबल, हम क्या करेंगे, हीट द क्रूसिबल स्ट्रांगली। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ये हमारा प्लानिंग का पार्ट है, हम उसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। अब ये टूट गया, कंप्लीटली टूट गया। टेल all the water removed, till all the water removed, ठीक है। और you can say that till the constant result तक, या till the no more change you would see over there, all right। अब उसको क्या करेंगे आप, leave it to cool, आप उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, and then what you need to do, you need to re-weight the crucible। आपने क्या करना है, आपने करना है रीवेट क्रूसिबल, ठीक है ना। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके पास कितना मास लॉस हुआ, राइट, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना मास आपके पास लॉस हुआ, सो यू नो दैट आपके पास कितना मास लॉस हुआ, ठीक है ना। ये हो सकता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि यार आपका एक्सपेरिमेंट 100% फाइन हो गया, ये मतलब बेहतरीन हो गया, तो आप क्या करें, परफॉर्म heating to the crucible again and measure the mass। अगर आप इस तरह करेंगे तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार अगर दोबारा हीटिंग करने के बाद मास चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हाँ यार हमने कंप्लीट स्ट्रांगली तोड़ दिया इसको। हाँ, और अगर चेंज हो रहा है तो आप फिर एक बार और करें। आप इस प्रोसेस को जब तक करें जब तक आपके पास कंटिन्यू
या आप कह लें कांस्टेंट आपके पास वो ना आ रही हो, वैल्यू ना आ रही हो, ठीक है। यू कैन से दैट कंटिन्यू द प्रोसेस, continue the process till constant value of mass. All right बच्चों, Yes, sir. Right. Yes, तो sir. ये आपके पास कोई भी जो प्रोसेस होता है जैसे टाइट्रेशन वगैरह भी हम करते हैं, तो उसके अंदर भी हम यही चीज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि उसके अंदर हम 2 से 3 मरतबा प्रोसेस को सिर्फ इसी वजह से करते हैं ताकि हमारे पास क्या आ जाए बच्चों, हमारे पास एक एक्यूरेट वैल्यू आ जाए, हमारे पास एक फाइन वैल्यू आ जाए, ताकि हमें पता हो कि यार ये एक्यूरेसी लेवल आ गया है। ठीक है बच्चों, सही है, मुझे अब लास्ट हम ये प्रोसेस ट्रेमा हमने इसलिए किया है कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वहां से रिमूव होना रह गया हो तो हमारी एक्यूरेसी जो होगी एक्सपेरिमेंट की वो तबाह हो जाएगी। तो इसलिए हमने ये चेक कर लेना है 1-2 बार उसको हीट करके कि भाई सारा का सारा पानी एवोपरेट हो गया है ना, कंप्लीटली एवोपरेट हो गया तो ठीक है, मास में डिफ्लेक्शन नहीं आ रही है, मास कांस्टेंट हो गया। अब इसका मतलब जो भी मास होगा आपके पास वो सिर्फ मैग्नीशियम सल्फेट का ही रह गया है, कंफर्म हो गया है। फिर अब आप आराम से क्या कर सकते हैं, आप रिमेनिंग मास निकाल कर वाटर की परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो वाटर है वो रिमूव हो रही है, कि हम यहाँ पे गैस कलेक्शन तो नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, आपको कैसे पता चलेगा, देखो फॉर सपोज आपके पास 5 ग्राम आपने सैंपल लिया है तो उसके अंदर फॉर सपोज 1.5 ग्राम पानी है, ठीक है। जब आपने उसको फर्स्ट टाइम हीटिंग किया, फर्स्ट टाइम हीटिंग करने के बाद आपने देखा, आपने उसको जल्दी उतार दिया, आपको ऐसा लगा, आपको ऐसा महसूस हुआ कि यार हो गया प्रोसेस, 15 मिनट से लगा हुआ हो गया होगा, आपने उसको उतार लिया। जब आपने उसको उतारा तो आपके पास आंसर आ रहा है कितना, 4। आपने आप समझे शायद हो गया पूरा प्रोसेस, ठीक है ना, और आपने सारी कैलकुलेशन वगैरह कर दी, लेकिन स्टिल उसके अंदर वैल्यू थी पानी की। तो इसी चीज को कंफर्म करने के लिए मैं उस सैंपल को वापस हीटिंग पे रखूंगा, थोड़ा सी देर और उसको हीट करूंगा, मैं चेक करूंगा कुछ और मास तो लॉस नहीं हो रहा, और फॉर सपोज अगर वहां 0.2 का मास और लॉस हो गया तो मुझे आइडिया होगा ना ये कंप्लीट नहीं हुआ था, है ना। तो ये चीज है, इसलिए हम इसको 1 से 2 बार करेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि यहाँ सारा मास लॉस हो गया है। अब आप क्या करेंगे, आप मेजर करेंगे। अब ये मेजरमेंट भी बहुत जरूरी है तो इसलिए मैं इसको रेड से लिख रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेजर द मास ऑफ वाटर लॉस, आपके पास जो मास ऑफ वाटर लॉस हुआ है उसको मेजर करें। और फिर हाउ कैन यू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वाटर, वी कैन राइट इट दैट मास ऑफ वाटर लॉस ओवर 5 ग्राम। अगर आपने 5 ग्राम कंसीडर किया तो आप नीचे 5 ग्राम रख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वाटर। ऑलराइट बच्चों, बात समझ में आती है? Yes, sir. सर इसमें या बैलेंस कितना इम्पोर्टेंट होता है? बेटा उसने कहा है कि आप बेसिक apparatus यूज कर सकते हैं, तो क्रूसिबल इज द बेसिक apparatus फॉर दिस रिएक्शन और दिस प्रोसेस। तो इसके लिए क्रूसिबल इंपॉर्टेंट होगा, क्रूसिबल का आपको 1 मार्क मिलेगा। यहाँ पर हीटिंग बंसन बर्नर से आप कर रहे हैं, अगर आप ये लिख दें तो भी आपको 1 मार्क मिल सकता है। यूजिंग बंसन बर्नर आप यहाँ लिख दें, हीट स्ट्रांगली द क्रूसिबल स्ट्रांगली टिल द यूजिंग बंसन बर्नर, यहाँ लिख दें आप यूजिंग बंसन बर्नर। आंसर तो जो बैलेंस apparatus फॉर यहाँ यूज मास, हो सकता है, क्या कह रहे हो बेटे? बैलेंस फॉर मास मेजरमेंट। हाँ लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये 3 ही apparatus हैं जो कि यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, इसके अलावा तो कोई apparatus यहाँ पर फर्दर यूज नहीं होगा। तो उसने कहा है कि यू हैव एक्सेस टू कॉमन लेबोरेटरी apparatus, तो आप वो यूज करें जो कि यहाँ पर पार्ट का हिस्सा है, एग्जाम के क्वेश्चन का हिस्सा है, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, राइट सर। Yes, sir. चले आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं आज का, और आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। आपको ग्रुप पे जो है मिल गई है, क्या कहते हैं उससे, हमारे पास मौजूद है एक, वहां पर मैंने देखी थी पीडीएफ, किसी बच्चे ने शेयर की थी, जिसने हिबा ने शेयर की थी मेरे ख्याल से, और मदी ने भी शेयर की थी। तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट आपके पास है, उसको आप लाजमी देखें, उसको सॉल्व करें। वो काफी अच्छी वर्कशीट थी, उसको सॉल्व करने की आप लोग लाजमी कोशिश करें। ऑलराइट बच्चों, काफी अच्छी उसके अंदर जो है एग्जांपल्स थी, उन सारे एग्जांपल्स को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपके सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है डन हो जाएंगे। ऑलराइट एवरी वन ऑफ यू, राइट Yes, सर। sir. चलें एक और सवाल है मेरे पास यहाँ पर, और आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैसेज करें, किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। तो ये एक सवाल यहाँ पर और मौजूद है
इस सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसकी प्लानिंग हम किस तरह करेंगे। इस तरह के बहुत सारे इजी क्वेश्चंस और भी मौजूद होते हैं, उसकी भी हम प्लानिंग कर सकते हैं। और हम देखेंगे अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम एक और क्लास रखेंगे इसके लिए इंशाल्लाह, क्योंकि ये तो आएगा ही आएगा ना, इससे तो हम बच ही नहीं सकते, ये आएगा ही आएगा आपके पास। चलें, सवाल आपसे क्या कह रहा है? सवाल आपसे कह रहा है भाई आप क्या करना है, आपने यहाँ पर प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो जरा आइए प्लानिंग करते हैं। फिजी ड्रिंक्स कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास जो फिजी ड्रिंक्स होती हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन रिमूव बाय फिजिंग ड्रिंक बाय हीटिंग, आप इसको हीटिंग से रिमूव कर सकते हो। प्लान एंड इन्वेस्टिगेट टू फाइंड द वॉल्यूम, क्या फाइंड आउट करना है आपने? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ फिजी। हाउ यू विल कैलकुलेट द वॉल्यूम, ये इंपॉर्टेंट है, ये apparatus लगाना जरूरी है, ठीक है। You are provided with small sample less than 1 decimeter cube of the fizzy drink and common laboratory apparatus, ठीक है ना। ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको इसको यूज करते हुए अपना इन्वेस्टिगेट करना है, आप करनी है, ठीक है भाई, ठीक है बच्चों। यस अब सर। सबसे पहले Yes, sir. इसके अंदर आपको नोन वॉल्यूम लेना जरूरी है। जैसे पिछले में नोन मास हमने लिया था, इसमें नोन लेना जरूरी है। तो आपने देखना है कि जो जो चीज आपके पास आप कर रहे हैं, जैसे अगर आप मास की कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर वहां पर मास जरूरी है, जैसे उसने बोला था परसेंटेज निकालने के लिए, तो वहां मास इंपॉर्टेंट था, तो नोन मास लेना जरूरी था, नोन मास लेना जरूरी था। अब यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम की बात कर रहा है वो, तो आपको नोन वॉल्यूम लेना जरूरी है, नोन वॉल्यूम लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड की बात हो रही थी और यहाँ लिक्विड की बात हो रही है। तो आपको पता है सॉलिड को करने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज करते हैं, हमने वहां पर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज किया था। और यहाँ पर आप क्या यूज करोगे? यहाँ पर आप यूज करोगे मेजरिंग सिलेंडर यूज कर सकते हो। और अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर से ज्यादा एक्यूरेट आपके पास क्या होता है? ब्यूरेट होता है, आप ब्यूरेट यूज करो। और इससे भी ज्यादा एक्यूरेट आपके पास पिपेट होती है, तो आप ये यूज करो। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप नॉन वॉल्यूम यूज करें, किसको यूज करते हुए? पिपेट को यूज करते हुए। तो पहला काम यहाँ पर क्या होगा कि आपने सबसे पहले नॉन वॉल्यूम लेना है फिजी ड्रिंक का, कोई सी भी ड्रिंक हो सकती है, पेप्सी, मरिंडा, जो आपका दिल चाहे वो आप ले सकते हैं। यहाँ नाम में लिखना आपने फिजी ड्रिंक ही लिखिएगा। आप क्या बोलेंगे इसको? लेकिन नॉन वॉल्यूम लिखिए। तो वी नो दैट आपके पास जो पिपेट होती है वो 10 सेंटीमीटर की और 25 सेंटीमीटर की होती है। सो आई कैन राइट ओवर हियर pipette out 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ फिजी ड्रिंक। मैंने फिजी ड्रिंक 25 सेंटीमीटर क्यूब ले ली, ठीक है। और उसके बाद उसको मैंने कहाँ कन्वर्ट कर दिया? एंड कन्वर्टेड इनटू, कहाँ पर आपका मर्जी है, आप उसको जहाँ पर भी लिखता है, एंड इसको यहाँ लिख देते हैं टू द कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क ज्यादा अच्छा रहेगा, कॉनिकल फ्लास्क में इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया। ये बात हो गई। अब क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है कि भाई हीटिंग करने से वो जिसमें से गैस निकलेगी वो जो है आपके पास कितनी होगी, तो मुझे हीटिंग करनी है इसमें, तो मुझे हीटिंग बर्नर से ही करना पड़ेगी, तो वो भी लिखना जरूरी है यहाँ पर। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा? अब देखो ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग वाला मामला नहीं है कि आपने हीट तोड़ना है मॉलिक्यूल को तब उसमें से गैस निकलेगी। जैसे पिछले वाले प्रोसेस में आपने देखा कि आपने उसमें स्ट्रॉन्ग हीटिंग की तो उसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था वो उसमें से टूटा और फिर निकला, तो उसमें स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जरूरत थी। यहाँ स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जरूरत नहीं है, यहाँ पर वो डिसॉल्व होती है, वहां पर मिक्सचर हुआ होता है। और आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक के अंदर बड़ी जोर से कैप लगा हुआ होता है, और वो कैप से इसलिए लगा होता है कि उसको डिसॉल्व कराया जा रहा होता है और ठंडा कर कर डिसॉल्व कराया जा होता है। तो जितनी ठंडी कोल्ड ड्रिंक होती है उतना अच्छा वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है। जितनी गर्म होती है, आपने देखा गर्म कोल्ड ड्रिंक में मजा नहीं आता, उसकी वजह ये होती है कि उसमें से गैस सही से डिसॉल्व होती। तो इसमें आप स्लाइटली सा हीटिंग करेंगे, काम आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि आप इसको क्या करें? आप इसको स्लाइटली सा हीट करें, ठीक है। आप इसको क्या करें? स्लाइटली सा हीट करें और उसके बाद फिर आप इसके अंदर गैस को कलेक्ट करें। आमतौर पे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, क्या उसने बता दिया कार्बोनेटेड ड्रिंक है आपके पास, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमआर है वो 44 से ज्यादा है। 44 से ज्यादा है तो वी नो दैट हाउ कैन वी कलेक्ट द गैसेस। अगर कोई गैस और डेंसर के साथ साथ वो पानी के अंदर सॉल्युबल भी हो, तो हम उसको या तो उसको जो है हम डाउनवर्ड डिलीवरी से कलेक्ट करते हैं या तो गैस सिरिंज से कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? पहले आप बोलेंगे वार्म द मिक्सचर, या आप कह सकते हैं आपके पास यहाँ क्या है फिजी ड्रिंक से, वार्म द फिजी ड्रिंक एंड कलेक्ट द कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव
collect the carbon dioxide removed in graduated gas range, ताकि हम फाइंड आउट कर सकें कि कितना वॉल्यूम रिलीज हुआ। ऑलराइट बच्चों, यस सर। Yes, sir. ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जिस चीज में आप कलेक्ट कर रहे हैं वो कंटेनर भी जरूरी है, प्रोसेस जरूरी है आपके पास। आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, आप उसको करना क्या चाह रहे हैं। आप उसको टाइट्रेशन करना चाह रहे हैं, आप उसको मिक्सिंग करना चाह रहे हैं, आप फिल्टर करना चाह रहे हैं, आप हीटिंग करना चाह रहे हैं। उसके अंदर आपके प्लानिंग के अंदर ये प्रोसेस का शामिल होना जरूरी है। और उसके आपके पास जो रिक्वायर्ड वेरिएबल है, रिक्वायर्ड वेरिएबल को आपने सुटेबल कंटेनर भी उसके साथ लगाना है। रिक्वायर्ड वेरिएबल के साथ आपने क्या लगाना है, सुटेबल कंटेनर भी यूज करना है। जैसे आपने देखा कि पिछले वाले के अंदर आपने क्या किया, पिछले वाले में आपको मास कैलकुलेट करना था तो आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज किया। इस बार आपको वॉल्यूम कलेक्ट करना है, वॉल्यूम ऑफ गैस आपको करना है, तो आपने यहाँ पर क्या यूज किया, आप यहाँ पर गैस सिरिंज यूज करोगे। तो सुटेबल कंटेनर का भी एक नंबर आपको मिलता है। ठीक है बच्चों। Yes, sir. और दूसरी बात ये कि कंफर्मेशन जरूरी है कि जो प्रोसेस आप कर रहे हैं इसका एंड पॉइंट कंफर्म होना जरूरी है। एंड पॉइंट कंफर्मेशन बहुत जरूरी है भाई, एंड पॉइंट कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। तो आपने यहाँ लिखना है we need to do this until there would be no more change, right? We need to do this until all carbon dioxide gas should be collected। तो आप यहाँ लिखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, heat or warm the fizzy drink till no more carbon dioxide collected, no more carbon dioxide gas collected in the gas syringe। आप गैस सिरिंज के में साफ नजर आ रहा होगा ना, जब वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी तो आपने फिर स्टॉप कर देना है प्रोसेस। राइट बच्चों? Sir, how are we Yes, going to sir. ठीक है, confirm जब that all the reaction has been completed? यस, तो आपको कंफर्म हो गया ना कि भाई यार गैस जो वॉल्यूम है जो आपके पास सिरिंज है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही।
बच्चों कैन यू हियर मी? यस सर। यस क्लियर हो गया जो मैंने आपको बोला है? कोई मसला तो नहीं है कहीं पर कोई चीज बची तो नहीं? नहीं सर। सर वार्म द फिजी ड्रिंक वाला समझा देंगे, हम हीट करेंगे या फिर रेस्ट करेंगे उसको? लाइक क्या करेंगे? सर वार्म द फिजी ड्रिंक का क्या मतलब है? लाइक वार्म का मतलब ये हुआ, देखो आपके पास किसी भी लिक्विड के अंदर ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस इतनी पानी के अंदर इतनी अच्छी डिसॉल्वेबल नहीं होती है, तो वो हल्का सा हीट करने से भी ना, बिल्कुल स्लाइटली सा हीट करने से भी वो निकलना शुरू हो जाएगी। सही है, तो वार्म लिखें या हीट। साथ साथ फिजी ड्रिंक भी मतलब इवेपोरेट नहीं हो सकती है? फिजी ड्रिंक पानी क्यों इवेपोरेट होगा? गैस निकलेगी ना उससे। और हम स्लाइटली सा कर रहे हैं, जैसे फॉर सपोज आप इसको 35 37 पे भी रखोगे ना, 40 पे भी रखोगे तो काम हो जाएगा। सर ड्रिंक के कंटेंट भी मतलब वो हो बेटा सकते ड्रिंक के हैं? अंदर आपके पास जो होता है कुछ नहीं होता, सिर्फ पानी होता है। पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है, कार्बोनेटेड पानी, आपके पास कार्बोनेटेड वाटर बनता है, तो उसके अंदर फ्लेवर्स डालकर आपको कोल्ड ड्रिंक बना के दे दी जाती है। तो फ्लेवर्स डेफिनेटली नहीं एवापोरेट होंगे 40-50 तक डिग्री सेंटीग्रेड तक, पानी भी एवापोरेट नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास जेंटली हीटिंग करने से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो सकती है, इसीलिए लिखा है वार्म द सॉल्यूशन। हमने ये नहीं लिखा कि हम इसको हीट करेंगे स्ट्रांगली हीट करेंगे तो Okay, डेफिनेटली sir. बाकी चीजें भी लॉस सकती हैं। अब देखिए बच्चों, ये 7 पॉइंट्स हैं, ये 7 पास लिख सकते हैं। पॉइंट्स के ऊपर रहते हुए आपने अपना प्लानिंग क्वेश्चन करना है। हमेशा प्लानिंग का क्वेश्चन इंशाल्लाह बेहतरीन होने वाला है। All right, every one of you, just take a picture of this and solve your all planning question on the basis of these 7 points. All right, everyone. Yes, sir. यस सर। चलें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। We will see you in the next class, inshallah. Take care. Allah Hafiz.